हाँ, तो कल अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर रहे थे, उसका आगे देखते हैं आज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो यहाँ तक देखा था डिफरेंस में अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एफिनिटी में क्या डिफरेंस होता है। मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बॉन्डेड एटम के लिए होती है। वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? मेनली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसके लिए होती है, बॉन्डेड एटम के लिए होती है। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है अपने पास में वो किसके लिए होती है, आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए होती है। ठीक है। और इसकी अपने रिलेटिव वैल्यू फाइंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं जो एनर्जी में जो वैल्यू आती है। और इट रेगुलरली चेंज्ड इन द पीरियड, ये रेगुलरली चेंज होता है, ये रेगुलरली चेंज नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आता रहता है बीच में। इट हैज नो यूनिट, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। ये अपने पास में एनर्जी की यूनिट में फाइंड करते हैं। स्मॉल एटम्स आर नॉर्मली हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैज देन लार्जर एटम। ये आप पॉइंट आपको ध्यान में रख सकते हो कि स्मॉल एटम्स की होगी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जो ऐसे मान सकते हो कि एटम के पास में वो जो ऑर्बिट है वो एटम के इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है अपने पास में 1.6 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर में, ठीक है, सॉरी 10 की पावर में माइनस का 19 जूल। ये अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? एक मिनट फिर। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, अभी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। तो अपने पास में आगे देखो, स्मॉल एटम्स आर नॉर्मली हैविंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन लार्जर एटम्स। जो स्मॉल एटम्स क्योंकि क्योंकि ऐसे मान सकते हो कि आप, एक मिनट, हाँ जी, ये ना ग्रुप में आप गुड मॉर्निंग के मैसेज मत किया करो, है ना, मतलब ओनली इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई डाउट की डिस्कशन वगैरह हो वैसे ही ओनली ना, बाकी और कोई मैसेज नहीं, ना गुड मॉर्निंग ना यस वगैरह ऐसे कुछ भी। तो अभी क्लास लग रही है तो क्लास में आओ सारे ना, वहां पे कोई नहीं होना चाहिए। अगर किसी का मैसेज आया तो मैं उसको लीव कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मेरे को चैनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, और तो क्या, फिर आप कोई भी मैसेज नहीं कर पाएगा आप में से। तो इसलिए डिस्कशन के लिए है ग्रुप, वो कोई डाउट्स हो वो पूछ सकते हो आप वहां पे, इसको ना वैसे मत करो। उसके बाद देखो पॉलिंग स्केल अपने पास में क्या होता है, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरी के हिसाब से बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड करेंगे या फिर क्या रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो वो देखो पॉलिंग स्केल, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, जैसे कि अगर मैं कहूँ पाउली स्केल में अपने पास में जैसे कि ये है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इतना, ये फॉर्मूला अपने पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब पाउली स्केल पर क्वेश्चन आया तो इसी पे आएगा। तो ये फॉर्मूला देखो क्या है कि डेल्टा ए बी क्या होता है अपने पास में, रेजोनेंस एनर्जी होती है। अब बात आती है कि रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो एक बार के लिए कि कोई भी जैसे कि डबल बॉन्ड होता है ना वो एक रेजोनेंस में रहता है। डबल बॉन्ड जैसे कि ये होता है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता रहता है, मतलब एक रेजोनेंस में रहता है एक तरह से। वो रेजोनेंस आपको ऑर्गेनिक में ज्यादा बेटर से समझ में आ जाएगा उस टाइम। तो रेजोनेंस में रहता है, उस रेजोनेंस के कारण और उसकी हाइब्रिड बनता है वहां पे, एक हाइब्रिड में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो एक बार के लिए रेजोनेंस एनर्जी को ज्यादा स्ट्रेस मत देना, मतलब ऐसे मानो कि हाँ कुछ ना कुछ एनर्जी होती है रेजोनेंस एनर्जी, वो अपने को गिवन होगी क्वेश्चन में। रेजोनेंस होता है क्या वो इसमें समझ के आपको, क्योंकि वो रेजोनेंस समझाने के लिए ना 2-3 क्लास लगेगी। तो
ये चेंज क्यों होता सारा चीज है ना, वो ना बाद में समझ में आएगा, मतलब जब अपने ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। अभी पढ़ने लग गए तो फिर 2-3 क्लास उसमें चली जाएंगे ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाद में करेंगे उसको। अभी वैसे आप इतना ध्यान रखो कि रेजोनेंस एक एनर्जी होती है, ठीक है, और जो एनर्जी अपने पास में क्वेश्चंस में गिवन होगी, तो पॉलिंग रिलेटेड टू रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ए बी विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एटम्स ए एंड बी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अपने पास में क्या है, एक्स ए एंड एक्स बी है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वो आता है पॉइंट का 208 रूट में डेल्टा ए बी इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और डेल्टा ए बी रेजोनेंस एनर्जी जो क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो अपने कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको, वो चीज देखो आप। हाँ जी, डेल्टा ए बी की वैल्यू गिवन होगी, हाँ जी। अगर डेल्टा ए बी की वैल्यू गिवन नहीं है तो अपने पास में जो फॉर्मूले हैं वो उसको कैसे यूज करेंगे, देखो ये अपने पास में फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ एक्सपेरिमेंटल माइनस एनर्जी ऑफ थ्योरेटिकल। हाँ जी, रिपीट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एनर्जी ऑफ एक्सपेरिमेंटल माइनस एनर्जी ऑफ थ्योरेटिकल, ये अपने पास में फॉर्मूला था डेल्टा ए बी का। तो ई एनर्जी ऑफ थ्योरेटिकल अपने पास में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल तो अपने एक्सपेरिमेंट करके ही फाइंड कर सकते हैं, वो तो मतलब एक्सपेरिमेंट अपने लैब वगैरह में करेंगे तभी पता चलेगा, तो वो क्वेश्चन आप वैल्यू जो गिवन होती है थ्योरेटिकल अपने फाइंड कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल के लिए फॉर्मूला आता है ए बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी, मतलब ए बॉन्ड की एनर्जी और बी बॉन्ड की एनर्जी अपने पास में कितनी है, तो जो ए बी बॉन्ड की एनर्जी अपने फाइंड करनी है, तो ए बॉन्ड की एनर्जी और बी बॉन्ड की एनर्जी अपने पास में कितनी है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रूट लेंगे, तो वो क्या आएगी, ए बी बॉन्ड की थ्योरेटिकल एनर्जी आएगी। वो क्या आएगी, ए बी बॉन्ड की थ्योरेटिकल एनर्जी आएगी। तो यहाँ से मान लो कि एक्सपेरिमेंटल आपको वैल्यू 100 दी, थ्योरेटिकल आपके पास में 60 या 70 कुछ वैल्यू आ गई, है ना, तो 30 अपने पास ये वैल्यू, तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी होगी 30, तो यहाँ पे रूट में वैल्यू पुट कर दो, वैसे इतना बड़ा चेंज आएगा नहीं, थोड़ा आता है, तो यहाँ पे रूट में वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में क्या करना है, ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। एक तो ये कि एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, एक अपने पास डेल्टा बी क्या होता है, ई एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल अपने कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे कि ए बॉन्ड की एनर्जी कितनी है इनटू बी बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, उसको रूट में लेके यहाँ से ए बी थ्योरेटिकल आ जाएगा। एक्स ए माइनस एक्स बी अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक्स ए मतलब ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्स बी मतलब बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपने को एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, दूसरे की फाइंड करनी है, तो रिलेटिव वैल्यू फाइंड करते हैं ना अपने, तो रिलेटिव वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं अगर कोई दो कंपाउंड के बीच में बॉन्ड वगैरह है तो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जो रिलेटिव वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर अपने पास मान लो डेल्टा ए बी रेजोनेंस एनर्जी कितनी आ जाए, जीरो आ जाए, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हो जाएगी अगर रेजोनेंस एनर्जी जीरो आ जाए तो यहाँ से अपने पास में क्या आता है, मतलब कुछ वैल्यूज आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो वैल्यूज जरूर याद करना आप, मैं वैल्यूज आपको बता देता हूँ कौन कौन सी याद, मेनली ज्यादा याद करनी है आपको। ये आपके पास में वैल्यूज है, ये आपके पास में इतनी वैल्यूज है, यहाँ से लेके ये सारी वैल्यू आपको वैसे तो कंपलसरी याद करनी, पर उसमें भी मेनली कौन सी याद करनी है, जैसे कि ये होगी, है ना, ये होगी, ये क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर, है ना, तो ये वैल्यूज आपको जरूर याद करनी है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, हरजोत सिंह। सर हाइड्रोजन राइट हैंड साइड क्यों है हीलियम की जगह पे? वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से रखा ना, कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन, एच एच बॉन्ड बनाता है ना, H2 बॉन्ड बनाता है, तो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, उसके हिसाब से, मतलब वो तो इधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी रख लो, बस आपको वैल्यूज ध्यान रखना कि वैल्यूज अपने पास, क्योंकि इसकी नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल के हिसाब से इसकी वैल्यूज आती है अपने पास में। सर इस टेबल के हिसाब से अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो डिक्रीज होगी कैसे, क्या डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। ओके। ठीक है, इसको आप ट्रेंड को लिख लेना ना, जैसे कल मैंने ट्रेंड बताया तो उसमें आगे ये भी लिख लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या था, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। ठीक है, तो जो मैंने ये टिक लगाए हैं ये वाले तो वैल्यू आपको कंपलसरी याद करनी, मतलब याद होनी ही चाहिए किसी भी हालत में, और बाकी वैल्यूज पे आप एक बार ध्यान में रख लेना कि क्या कुछ वैल्यूज होती है। हाँ जी, इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस ही आते हैं, इस चैप्टर क्या पूरे इनऑर्गेनिक में थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं।
तो इसलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग से कि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपने को बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। बार बार रिवाइज करेंगे वो तभी वो थ्योरी याद रहती है अपने को, नहीं तो एक बार रिवाइज करने पर ना किसी को याद नहीं रहती। तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब ऐसे मानो कि डेली आपको पढ़नी ही पढ़नी है इनऑर्गेनिक। और ना फ्री के नंबर्स हैं ये, एक बार चीजें याद हो जाती है ना, फिर बाद में आपने क्वेश्चंस कहीं से पूछे, पूछनी तो वही चीज है। तो अपने बस टिक के लगाना, ना कुछ सॉल्व करना ज्यादा टाइम लगेगा, ना आपको एक तो टाइम बचाता है ये सब्जेक्ट, और नंबर भी एग्जैक्ट पूरे आते हैं अपने पास में। बस चीजें याद करनी है अपने को, तो इसलिए बार बार याद करना। जेई में न्यूमेरिकल्स कितने परसेंट आते हैं? वैसे तो सारे न्यूमेरिकल से आते हैं, बस इनऑर्गेनिक को छोड़ के। इनऑर्गेनिक में अपने पास वैसे इनऑर्गेनिक में भी मतलब कई बार छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि पाउलिंग वाला, जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन था ना, वैसे कुछ आ जाते हैं। पर मेनली इनऑर्गेनिक में थ्योरी वाले क्वेश्चन ही आएंगे। बाकी फिजिकल में, ऑर्गेनिक में भी थोड़ा बहुत थ्योरी और दोनों मिक्स रहते हैं, रिएक्शंस वगैरह। और फिजिकल में पूरे न्यूमेरिकल्स आएंगे। बाकी फिजिक्स और मैथ तो होते हैं न्यूमेरिकल्स का सारा कुछ। केमिस्ट्री में बस इनऑर्गेनिक में पूरी लगभग थ्योरी आती है बीच में, मतलब 50% थ्योरी मान लो आप इनऑर्गेनिक में, और 50% उसमें मतलब ऑर्गेनिक में थ्योरी आती है। ठीक है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मतलब बेसिकली आप चीज को ना समझ के याद करो ना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ हर चीज पॉइंट पे क्या क्या चीजें पॉइंट्स हैं, तो उनको चीजों को समझ के याद करो, तो जल्दी इजिली याद होते हैं। हाँ जी हरजोत सिंह। सर जो हमने नोट्स बनाने हैं हाँ जी। वो पोटेंशिया ऐप में है? पोटेंशिया में है मतलब? उसमें उसमें है मतलब सर? मॉड्यूल में? यस सर। नहीं नहीं, मॉड्यूल में अलग दिए होंगे, जो मैं आपको क्लास में करा रहा ना वो नोट्स आपको बनाने हैं, बस क्लास नोट्स अलग होनी चाहिए। ओके ठीक है, सर। मतलब क्लास नोट्स आप जो मैंने साथ साथ में करवाए हैं आपको, वो सारी वीडियोस आप अगर नहीं बनाए तो वापस देख के बना लेना। सर वीडियोस डाल रखी हैं? हाँ वीडियोस डाल तो रखिए ना उस पे अपने ग्रुप पे, सारी वीडियोस। टेलीग्राम पे सर? हाँ टेलीग्राम पे। ओके सर। हाँ जी ऐप में भी डाल दूंगा, वैसे उसमें भी है अपने पास में, टेलीग्राम में भी शायद, ऐप में भी डाल रखे हैं मैंने, पता नहीं, आई थिंक याद होंगे, मैं देख लूंगा उसको। तो ठीक है, तो ये नोट्स ना मतलब डिट्टो कॉपी नहीं करने नोट्स, मैं पहले ही बोला कि जो जो मैं चीजें कई बार एक्स्ट्रा बताता हूँ या कोई चीज सिंपल तरीके से बताता हूँ, तो वो चीजें वहां पे लिखनी होती है, क्योंकि बाद में जब रिवाइज करोगे ना तो डिट्टो वाला चीजें याद नहीं रहती, वो चीजें काम में आती कि उस टाइम सर ने क्या बोला था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं क्लास में बोलता हूँ वो चीजें हर चीज लिखनी लिखनी है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड बताया तो वो ट्रेंड यहाँ पे लिखो ना आप, ज्यादा इजिली याद रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो क्लास में चल रहा होता है टॉपिक, उसको उस हिसाब से लिखना होता है। जब भी कहा था साथ साथ में नोट्स बनाओ वगैरह ना। ठीक है, तो आप नोट्स कंप्लीट कर लेना ना, हो सके तो ना इस सैटरडे तक कंप्लीट करके रखना नोट्स। आज क्या हो गया, थर्सडे हो गया, तो थोड़ा सैटरडे तक ना कंप्लीट करके रखना नोट्स, या संडे तक ना। हाँ जी थोड़ा ऊपर ही रहा, कंप्लीट है, बढ़िया, फिर तो शाबाश। हाँ जी सक्षम। हाँ जी सक्षम। सर क्वेश्चन था, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देख लो ना। सर नहीं बना था उससे। चलो आप मेरे को ना बाद में सेंड करना व्हाट्सएप में, बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। ओके। हाँ जी आगे चलते हैं अपने, ये आपकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज याद करना। और दूसरा अपने पास में मिलिकन्स इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज। मिलिकन्स इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज क्या आती है, मतलब इसने मिलिकन्स ने अपने को एक और फॉर्मूला दिया था, वो पाउलिन ने दिया था, ये वाला मिलिकन ने दिया था। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फॉर्मूला क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितनी भी आती है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके अंदर आती है, वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आती है। और उसका हाफ करेंगे, मतलब उसका एवरेज लेंगे वैल्यू, तो वो अपने पास में क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी। बस ध्यान रखना किस में वैल्यू पुट करनी है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पुट करनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू आई उसका एवरेज लेना है, आयोनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ये वाला छोड़ देना, ये काम करिए, मतलब स्ट्रेस ही बढ़ाएगा आपको, इसमें क्वेश्चंस नहीं आते, ये वाला छोड़ देना। ठीक है, तो ये मोलिकन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज अपने पास में क्या होगी, इलेक्ट्रो एफिनिटी प्लस आयोनाइज पोटेंशियल डिवाइड बाय 2, कर सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे देखो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी अपने पास में कम होती जाएगी। अभी देखा था ऊपर टॉप टू लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है अपने पास में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी की यूनिट है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो वैल्यू अपने पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे ये देखो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एन एटम। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या देखो, जितने ज्यादा परसेंटेज एस करैक्टर होंगे हाइब्रिडाइजेशन उतना जिस हाइब्रिडाइजेशन में, तो उतना ज्यादा अपने पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। जितने ज्यादा परसेंटेज एस करैक्टर होंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp में यहाँ पे s कितना है? मतलब दो ही ऑर्बिटल है, एक s है और एक p है, तो s कितना होगा? हाँ जी बताता हूँ, जो s कितना होगा अपने पास में 50% होगा, है ना। और यहाँ पे कितने? तीन है अपने पास में, s p p है, दो p वाला है, p2 है ना, तो इसमें कितना होगा? 33% करेक्टर होंगे, इसमें कितना होगा? 25% करेक्टर होंगे। चार आगे ऑर्बिटल, चार में से एक ऑर्बिटल s है, तो 20। तो परसेंटेज s करेक्टर देखो, s करेक्टर के लिए इसलिए बोला कि अपने पास में न्यूक्लियस होता है, सबसे न्यूक्लियस के पास में क्या होता है? s ऑर्बिटल होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन मतलब दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मेल आधा किस में आ रहा है? s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? न्यूक्लियस के पास में ज्यादा अट्रैक्ट रहता है, मतलब s ऑर्बिटल, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है ना। तो इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि अपनी तरफ हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग अपने बाद बता दूंगा आपको मैं। जैसे कि क्या होता है, ऐसे कुछ बॉन्ड बनते हैं अपने पास, जैसे कोई दो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड बने, तो दोनों मॉलिक्यूल, अब जैसे कि मान लो ऐसे कुछ था, ये अपने पास पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अपने पास कोई एक एटम का था, दूसरा एटम का जो होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बॉन्ड बनाता है, तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। हाँ जी, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ेंगे, सारा कुछ वही है वहीं पे, मतलब एकदम ब्रीफली पढ़ेंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं उसकी। वैसे आप एक बार इतना याद रखो कि परसेंटेज एस करैक्टर जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास में होता है, तो जितने ज्यादा परसेंटेज s करैक्टर मतलब उतना ज्यादा न्यूक्लियस के पास में, तो अट्रैक्ट उतना ज्यादा करता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। इसके 3.25, इसके 2 पॉइंट वैल्यूज मत याद करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखना कि परसेंटेज एस करैक्टर कितने हैं, जितने ज्यादा परसेंटेज एस करैक्टर उतनी ज्यादा वैल्यू। ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर के भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। ऐसे क्यों होता है? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो वो अपने तरफ, देखो कोई भी एक एटम होता है वो न्यूट्रल होना चाहता है, कोई भी एक एटम होगा वो क्या होना चाहता है? न्यूट्रल होना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल होना चाहेगा, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा वो, इसलिए। हाँ जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट के हिसाब से जेड इफेक्ट से आपने निकाल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप ट्रेंड कैसे भी निकाल सकते हो। हाँ जी हरजोत सिंह। सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दोबारा से समझाना। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, फिर से समझो। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? जितना ज्यादा चार्ज होगा एक एटम पे, है ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, होगा ना। तो यस सर। जितना ज्यादा चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल होना चाहता है कंपाउंड अपने पास, न्यूट्रल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू चार्ज स्पीसीज है, ये अपने को पता है। तो वो न्यूट्रल होना चाहता है, न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो जिसपे जितना ज्यादा चार्ज वो उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या आ गई? ज्यादा आ गई, मतलब अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, कोई भी डाउट हो ना साथ साथ पूछते रहना। एक मिनट, कौन सा रिपीट करना है? हाँ जी पढ़ना। सर जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होगा उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होगी ना, वो तो स्टेबल फॉर्म में चला हाँ, गया।
वो मतलब अपने पास में वैसे स्टेबल फॉर्म में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब विदाउट स्टेबल फॉर्म में जैसे बात करें तब है। मतलब ऐसे डिपेंड करती है ना इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर पे, जैसे कोई चार्ज हाँ, कितना उस पे। स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो फिर बाद में तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे क्या ही करेगा। ओके। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला फिर से समझ लो एक बार क्या था ऑक्सीडेशन में। देखो ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई एटम था, मान लो एक एटम मतलब दोनों एटम के पास में 10-10 लाख रुपए थे, ठीक है। तो इसका 1 लाख रुपए चला गया, इसका 2 लाख रुपए चला गया, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, +2 चार्ज आया, है ना। और इस पे चार्ज कितना आया, +1 चार्ज आया, ठीक है। इसका 2 लाख या इसका 1 लाख गया। अब किसी को 50,000 रुपए किसी के पास में यहाँ पे है मान लो, या फिर 1 लाख रुपए है ना। तो ज्यादा जरूरत किसको है, इस वाले बंदे को ज्यादा जरूरत है, तो ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा इसको अपनी तरफ, ये वाला ना, जिसके पास ज्यादा कमी थी। तो वही इलेक्ट्रॉन के केस में जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी होगी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब जिसपे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, तो वो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। आ गया समझ में अब। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एस ऑर्बिटल नियर टू न्यूक्लियस, सो बाय द इंक्रीजिंग, वो तो आपको बता दिया मैंने क्या रीजन है उनके। पीरियोडिक वेरिएशन देख लो, लेफ्ट टू राइट जाने पे अपने पास में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, डिक्रीज होती है ना। और एक्सेप्शंस देख लो, एक्सेप्शंस जरूर याद रखना। देखो एक्सेप्शंस क्या अपने पास में, ओ ग्रुप मतलब 18th ग्रुप अपने पास में जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 18th ग्रुप में अपने पास में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ना वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता, ना ही डोनेट करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, ना किसी के साथ बॉन्ड बनाते इतना ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज जीरो बिकॉज इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं बनाते, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम एंड फ्रांसियम आर इक्वल बिकॉज ऑफ इट्स सीजियम टू द फ्रांसियम, वन सेल इंक्रीजेस बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 32, ठीक है। तो एक सेल, वैसे तो एक सेल इंक्रीज होता है, साइज बड़ा अपने पास में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, पर वास्तव में न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज, दैट इफेक्टिव अपने पास में। तो उसके हिसाब से वैल्यूज वो क्या रहती है, लगभग कांस्टेंट ही रहती है। और इसलिए अपने पास जो सीजियम होता है, सीजियम की सबसे मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, और सीजियम और फ्रांसियम की इक्वल होती है, ठीक है। और ये थर्ड और फोर्थ जो आपके पास में है पॉइंट, इनको जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट करता हूँ। सेकंड पॉइंट में ये बोला इन्होंने कि सीजियम और फ्रांसियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ड्यू टू सीजियम और टू फ्रांसियम में अपने पास में क्या होता है, एक सेल का चेंज आएगा, मतलब वो 6th ऑर्बिट है, ये 7th ऑर्बिट, एक सेल का चेंज आया। और लेकिन जो प्रोटॉन्स का चेंज आता है वो कितना आता है, प्लस का 32 का चेंज आता है प्रोटॉन्स का, तो जेड इफेक्टिव वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उसके हिसाब से अपने पास में अगर देखा जाए तो जो वैल्यूज अपने पास में आती है वो लगभग क्या आती है, कांस्टेंट आती है, क्योंकि प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स जितना होगा और एक एक्सेल इंक्रीज हो गया तो लगभग वैल्यू क्या आती है, सेम आती है एक्सपेरिमेंटल डाटा से। तो इसलिए सीजियम और फ्रांसियम की वैल्यू अपने क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, ठीक है। रीजन बस यही है कि अपने पास में एक्सेल इंक्रीज और साथ में प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो इसलिए अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। कि न्यूक्लियर चार्ज ने बैलेंस कर दिया किसको, सेल को इंक्रीज कर दिया। मतलब देखो फिर से समझो एक बार कि अपने पास में क्या था, सीजियम और फ्रांसियम था। सीजियम और फ्रांसियम में क्या हो गया कि जो साइज बढ़ा, उसका साइज बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए थी, पर न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज ने क्या कर दिया, साइज को बैलेंस कर दिया, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। अब तो समझ गए। उसके बाद में बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ग्रेटर देन क्लोरीन, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, है ना। तो ये चीज तो आपको पॉइंट में ध्यान रखना, वो तो पता ही है कि फ्लोरीन की 4 होती है अपने। ये चीज बाकी एलिमेंट्स में क्यों नहीं होती, मतलब ये सीजियम फ्रांसियम वाली, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं होता ना जितना उसमें होता है। वहां पे तो +18 के इंक्रीज होता है, यहाँ पे प्लस का 32 बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए उसको बैलेंस कर देता है।
वहां पे इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अपने पास में क्या होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, क्लोरीन की ज्यादा होता है। एक्सेप्शन था ये अपने पास में कि क्लोरीन की थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से, बताया था आपको। और इसमें देखो थर्ड पॉइंट अपने पास में, इन एक ग्रुप थर्ड एलिमेंट जिंक कैडमियम और मर्करी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी इंक्रीज। तो अपने पास में क्या होते हैं, जिंक कैडमियम और मरकरी का अपने पास में क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है, किसके कारण, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। पढ़ा था ना, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कारण डी ब्लॉक एलिमेंट से इफेक्ट पड़ता है, तो साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने के कारण वहां पे क्या होता है, जो जिंक कैडमियम और मरकरी का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। वैसे तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, पर जिंक कैडमियम और मरकरी में अपने पास में क्या होती है, इंक्रीज होती है। ध्यान रखना, इसको आप ऐसे लिख लो, जिंक कैडमियम और मरकरी, ठीक है। तो ये होता ना, इसमें आप ऐसे लिख रहे ना कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या होंगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाँ जी हरजोत सिंह। सर आप पहले बता रहे थे कि टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज हाँ होती है। डिक्रीज होती है, एक्सेप्शन बता रहा हूँ ना, एक्सेप्शन होते हैं ये कि अपने पास में कुछ उस रूल को फॉलो ना करें। ओके सर, एक जब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी। हाँ जी ओके सर। ठीक है। तो अपने पास में क्या होगा कि जिंक कैडमियम और, हाँ म्यूट कर लेना ना, जिंक कैडमियम और मरकरी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे अपने पास में क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज होगी। और थर्ड ए ग्रुप वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और क्योंकि वहां पे भी क्या होता है, डीडी कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपको बताया था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो गैलियम का साइज क्या आता है, एल्यूमिनियम का लगभग इक्वल आता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस केस में भी अपने पास में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम की वजह से कम आनी चाहिए थी पर ज्यादा होती है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये अपने पास में दोनों पॉइंट किस चीज के हैं, कॉन्ट्रैक्शन के हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना, एक तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिंक कैडमियम और मरकरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अपने पास में टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होती है, और गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना, किसके कारण होता है, ये साइज डिक्रीज हो जाता है एटम का, इसलिए होता है क्योंकि स्मॉलर साइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। पढ़ा था ऊपर अपनों ने, ठीक है। कर सकते हो, आगे चलें। आगे देखो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। एप्लीकेशन देखो, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे अपने पास में क्या होता है, नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लो होगी। और बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अगर देखो इस चीज को ना, अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लेंथ थोड़ा, तो इसको अपना स्टार लगा लेना पॉइंट को। मतलब इसको ना ऐसे समझो आप बॉन्ड लेंथ को, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है अपने पास में 1 बॉन्ड लेंथ के मतलब बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो डिफरेंस होता है, मान लो अपने पास में कोई दो एटम था, ए और बी। हाँ जी बॉन्ड लेंथ बता रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट ये है ना, बॉन्ड लेंथ थोड़ा। तो देखो अपने पास में कोई दो एटम्स थे, एक ए बी था, एक था सी डी, है ना, दो मॉलिक्यूल्स अपने पास में ऐसे हैं एटम्स मिलके ना। तो इनमें क्या है कि इसकी बॉन्ड लेंथ, एक्सेप्शन का सेकंड पॉइंट, एक्सेप्शन के सेकंड पॉइंट में क्या था, ये तो अपने पास में कि सीजियम और फ्रेंसियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है अपने पास में। हाँ जी एक मिनट, सीजियम और फ्रेंसियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी अपने पास में, सेम होती है, क्योंकि सीजियम और फ्रेंसियम में एक सेल का डिफरेंस आता है, और जो मास न्यूक्लियर चार्ज है वो प्लस का 32 का डिफरेंस आता है, इसलिए वो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, सेल को बैलेंस कर देता है। हाँ जी संदर्भ से। हेलो सर। सर फिर तो सर उस सेकंड ग्रुप में भी होना चाहिए ये चीज, सेकंड ग्रुप में भी जब लास्ट 12। जैसे कि वो है ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड किया, तो वहां पे उसके साइज में जो डिफरेंस आता है, और सेकंड ग्रुप में क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है अपने पास में। सेकंड ग्रुप में भी तो सर वो होएगा, मतलब साइज जैसे भी वो होगा। वहां पे 3s2 कॉन्फ़िगरेशन आता है, मतलब यही तो कह रहा हूँ, जो एक्सेप्शंस आते हैं ना वो हर किसी का ट्रेंड फॉलो नहीं करते, बस उनका रीजन दे देते हैं कि हाँ छोटा मोटा ऐसा रीजन है उसके कारण हो रहा है, पर होते तो एक्सेप्शंस ही अपने पास में, है ना। ओके सर। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो एक्सेप्शंस आते हैं ना उनका बेसिकली
पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि पर्टिकुलर रीजन अपन को पता ही चल जाए फिर तो अपने उसको थ्योरी बना देंगे। तो पर्टिकुलर रीजन अपने को पता नहीं होता, अपने बस एक आइडिया बता देते हैं कि हाँ लगभग इस रीजन की वजह से ये हुआ होगा, तो वो एक आइडिया होता है। ठीक है, आगे चले। हाँ, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखो कि ए बी जो बॉन्ड था अपने पास में, वो अपने पास में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ए बी जो बॉन्ड अपने पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और सी डी बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है। सी डी बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है। तो जो वीक बॉन्ड होता है उसमें डिस्टेंस ज्यादा होती है, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, वीक बॉन्ड की ज्यादा होती है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, वीक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं इसलिए वो वीक होते हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होगा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस पॉइंट को लिख लेना नोट्स में, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा वो बॉन्ड उतना ही वीक होगा। तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या आएगा, कम आएगा। इसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ जी आदित्य। सर बॉन्ड लेंथ का सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या असर होगा? मतलब जैसे कि ऐसे होता है ना कि बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पास पास में बॉन्ड है, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है, तो तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है तो दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड रहेगा पूरा, मतलब एक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं रहेगा, तो इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं और बॉन्ड वीक होता है वो। सर जो फिर जो जिनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो सर हाँ, ये ज्यादा कैपेसिटी होती है इनकी अट्रैक्ट करने की? जिनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उनकी बॉन्ड वीक होता है, ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं वो। जैसे कैसे होगा ना, ऐसे मानो कि एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे, पास पास में मॉलिक्यूल, इसका मतलब वो ज्यादा एक दूसरे को ज्यादा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए पास पास में। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे था, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे था, तो इसलिए वो कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इसका बॉन्ड वीक है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए वो डिस्टेंस ज्यादा आ गई। तो जिसका बॉन्ड वीक उसका डिस्टेंस ज्यादा होती है, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसकी डिस्टेंस कम होती है। ओके। ठीक है, हाँ जी प्रणव। सर फिर जो मॉलिक्यूल्स या मतलब एलिमेंट्स हैं जो वो इंटरवल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब हाँ वो वीक उनकी होते ज्यादा हैं। हाँ मतलब उनकी वो बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, हाँ तो अपन ने पढ़ा। सबसे कम होगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कम होगी, तो अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जैसे कि डिस्टेंस ज्यादा होती है वांडर वाल में, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम यस होगी सर, बेसिकली। यस ठीक सर, है उनकी। ओके, आगे चले। यस सर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना ना, बी पॉइंट। उसके बाद में आ गया हो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड। अब देखो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे अपने पास में, जैसे कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ एटम को अट्रैक्ट करता है, तो अगर बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, फ्लोरीन पे आएगा। अगर बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, HF में से फ्लोरीन पे आएगा, है ना। ऐसे कुछ होगा, जैसे ये H था और ये अगर फ्लोरीन था, तो अगर ये बॉन्ड टूटा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा अपने पास में, फ्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो वो स्टेबल है। हाँ, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो अपने पास में HF था, HF में क्या होगा, H और F में से ये बॉन्ड टूटा तो F पे क्या आएगा अपने पास में, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था, वही उसके पास में आ गया तो स्टेबल तो होगा ही होगा। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले H को रिमूव कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा ना, ताकि उस पर नेगेटिव आ जाए, वो नेगेटिव आ गया तो वो अपने उसके बल्ले बल्ले स्टेबल हो गया वो, है ना। तो इस हिसाब से फिर ऑक्सीजन डोनेट करेगा, फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो इसी के हिसाब से अपने जो H+ पहले डोनेट करता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज्यादा होती है। जो H+ को पहले डोनेट करता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ से अपने बता सकते हैं। ठीक है, तो HF की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आगे चले।
नेचर ऑफ बॉन्ड, अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर कितने हैं। परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला अपने पास में 16a XA माइनस XB प्लस का 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर, ये अपने पास में परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। और XA और XB है वो अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ A एंड B। XA और XB अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है ऑफ A एंड B। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर से अपने फाइंड कर सकते हैं फाइंड। तो देखो इन्होंने वैसे अपने ये एक डाटा के हिसाब से रिलेशन बताया, कोई पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि हर बार सही होगा ये, कि XA माइनस XB की वैल्यू अगर ग्रेटर देन, मतलब डिफरेंस जो 2.1 से बड़ी वैल्यू आई तो वो आयनिक बॉन्ड होगा, अगर डिफरेंस 2.1 से छोटा है तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अकॉर्डिंग टू गैलिस ने अपने पास में ये बताया था कि 1.7 से ज्यादा होगा तो आयनिक होगा, 1.7 से कम होगा तो कोवलेंट होगा। मतलब अपने अपनी थ्योरी के हिसाब से इन्होंने वो रेंज बता दी। पर अपने को परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना तो ये फॉर्मूला सही है, इससे आप परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड कर सकते हो कि कितना परसेंटेज उस मॉलिक्यूल में आयनिक करैक्टर है, तो वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना मेनली आप, और बाकी और इतना कुछ ज्यादा नहीं। आगे चलो, एक मिनट। हाँ जी प्रणव। सर ये ऐसे कैसे पता लगा कि अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1 हो तो आयनिक करैक्टर होगा, वो मतलब आयनिक वो बॉन्ड बनेगा? वो उसी के फॉर्मूले से निकाला ना कि क्या होगा, कितने परसेंटेज। देखो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो उसमें ये होगा ना कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। डिफरेंस जितना कम मतलब उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो उसके हिसाब से। नहीं मतलब उन्होंने वैल्यू स्पेसिफिक कैसे की सर? स्पेसिफिक वैल्यूज ये मतलब वो कैलकुलेशन के हिसाब से दी ना, जैसे कि ऊपर जो अपने पास में ये किया था यहाँ पे XA माइनस XB, यहाँ से एक फॉर्मूला डेराइव किया, फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हमने फाइंड किया ना, तो वहां से वैल्यूज दे दी। हाँ जी प्रीतिंदर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर अगर जो हेनरी एंड स्मिथ फॉर्मूला है अगर उसकी परसेंटेज की वैल्यू 2.1 आ गई तो हम कौन सा आयनिक बॉन्ड का करैक्टर लेंगे या कोवलेंट का? एक मिनट, क्या चीज? सर अगर जो हेनरी और स्मिथ के फॉर्मूले में जो हमने आपने बताया हाँ कि जी। अगर ग्रेटर देन इक्वल 2.1 है तो आयनिक होगा और लेस देन इक्वल है, तो अगर दोनों में 2.1 आ गई तो हम क्या कहेंगे, फिर वो आयनिक है या कोवलेंट? आयनिक बोल सकते हैं उसको, तो कोई दिक्कत नहीं होता। पर सर वो उसमें फिर कोवलेंट के में ही आ सकता है क्योंकि उसमें भी क्या हुआ कि मतलब वो लेस देन इक्वल है। हाँ जी कोवलेंट में आ सकता है, पर आपने इसकी थ्योरी के हिसाब से देखो 1.7 के ऊपर आयनिक बोला, तो लगभग एक रेंज है। मतलब कि अगर आपके पास में ऐसे मान लो कि 1.7 से 2 के आसपास कुछ वैल्यू आती है तो वो मेनली आयनिक ही आएंगे। और अपने ना अगर वैसे कुछ डिफरेंस आता है तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करके देख लेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, तो वहां से आयनिक करैक्टर पता चल जाएंगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। हाँ जी प्रणव, एक मिनट। हाँ जी बोलो। सर जो प्रीतिंदर ने बताया कि अगर ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 आ जाए हाँ तो हम जी, उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हैं कि मतलब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे वो पार्सली वो ना पार्सली तो अपने कोवलेंट बॉन्ड में ही डिफाइन कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है कि अलग से करें। मतलब वो आगे डिफाइन करेंगे, अपने कोवलेंट बॉन्ड में डिफाइन करेंगे कौन किस, मतलब ऐसे मान लो जिसकी डिफरेंस है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में, तो यस उसमें सर। पार्सली डिफाइन कर सकते हैं अपने। ओके ठीक है, यस सर। हाँ जी अमितोष सिंह मान, समझ में आया आपको? सर। हाँ जी समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, ओके सर। आगे चलते हैं। आगे देखो अपने पास में नेचर ऑफ हाइड्राइड्स हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स के नेचर देखो अपने पास में क्या, जैसे कि वही बेस अगर इस बार आ गया तो बेस के केस में अपने क्या बताएंगे कि वो बेसिक है या फिर अपने पास में एसिडिक है, मतलब AOH या फिर BOH ना, ऐसे कुछ NaOH अपना कुछ कंपाउंड बन रहे हैं, तो OH इसमें कंपाउंड हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, तो वहां पे वो एसिडिक है बेसिक है कैसे फाइंड करेंगे? तो मेनली तो अपने को वैसे पता है कि मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं एक तरह से। तो यहाँ से अपने एक डिफरेंस बता सकते हैं कि अगर वैल्यूज 1.7 से ज्यादा बड़ी डिफरेंस आया तब तो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, और 1.7 से कम डिफरेंस आया तो वो नेचर क्या होगा अपने पास में, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, तो डिफरेंस के बेसिस पे बताएंगे अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव
तो जैसे कि यहाँ पे अपने पास में डिफरेंस कितना है, अपने पास में 0.9 और 3 है। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अपने पास में, सॉरी डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अगर 1.7 से बड़ी वैल्यू आई तो अपने पास मतलब ए की वैल्यू देखेंगे ओनली, तो अपने पास में क्या होगा, वो एसिडिक होगा। अगर ए की वैल्यू 1.7 से कम आई तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो यहाँ पे 0.9 आती है, यहाँ पे 3 आती है, तो ये बेसिक, ये एसिडिक अपने पास में है ना। तो मतलब 1.7 से ऊपर वही आगे के नॉन मेटल्स हैं सारे, और 1.7 से जो नीचे वो सारे मेटल्स हैं, तो उसके हिसाब से अपने वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और डिफरेंस के हिसाब से आपको बता ही दिया मैंने कि क्या कुछ वैल्यूज आएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए ऑक्साइड्स अपने पास में, ऑक्साइड्स का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस 2.3 से ज्यादा है तो वो बेसिक ऑक्साइड होगा, अगर 2.3 है तो एम्फोटेरिक होगा, अगर 2.3 से कम है तो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो ये ऑक्साइड्स के लिए आप जरूर याद कर लेना। या ऑक्साइड के केस में क्या होगा, अब देखो चैप्टर लगभग कंप्लीट सा हो रखा अपना। अब वैल्यूज लास्ट में से ऐसे आएंगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में क्या डिफरेंस है वगैरह ना, तो उन डिफरेंस के हिसाब से अपने वैल्यूज को याद करना ओनली। तो अगर डिफरेंस 2.3 से ज्यादा है तो बेसिक ऑक्साइड, 2.3 है तो एम्फोटेरिक, और 2.3 से कम है तो एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव करते हैं, है ना। तो अलोंग ए पीरियड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज, अलोंग ए पीरियड में क्या होगा, एसिडिक नेचर अपने पास में इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में क्या होता है, डिफरेंस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में जाते जाएंगे ना लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो डिफरेंस क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो एसिडिक नेचर क्या क्या होंगे, इंक्रीज होंगे अपने पास में। 1.7 हाइड्रोक्साइड के लिए था, 1.7 किसके लिए था, हाइड्रोक्साइड के लिए, ऑक्साइड के लिए नहीं था, ध्यान रखना। अपने पास में 1.7 किसके लिए था, हाइड्रोक्साइड के लिए, ऑक्साइड के लिए नहीं था। हाँ जी हरजोत सिंह। सर जब लॉन्ग पीरियड जाएंगे तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज क्यों होगा? देखो अपने पास में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में अपने डिफरेंस देखना था, है ना, क्योंकि ऑक्साइड होगा तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तो बनाएगा ये, जैसे एओ टाइप का। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर तो ऑक्सीजन के पास ही जा रहे हैं अपने, यहाँ पे जैसे मान लो ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होता है डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में कम हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पे लिथियम की वैल्यू 1 थी, उधर यहाँ पे उसकी वैल्यू 3.5 है, तो यहाँ पे पहले 1 से इंक्रीज हो गया 3.5 तक पहुंचेगा, तो डिफरेंस तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना दोनों का। यस सर। तो बस वो डिफरेंस कम हो गया, अपने पास में क्या होगा, 2 पॉइंट वैल्यू से कम आ गया तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। उसके बाद में डाउन ग्रुप में देखें, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डाउन द ग्रुप अपने पास में बेसिक नेचर इंक्रीज होते हैं, क्योंकि वैसे मान सकते हो आप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो उसके हिसाब से देख लो, नहीं तो कुछ है ना, डिफरेंस के हिसाब से भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे अपने पास जैसे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे मैंने बताया था कि इंक्रीज होते हैं, तो वो देखो पहले बेसिक नेचर के मेटल के जो होंगे, और जो मेटलॉइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, जो मेटलॉइड्स के लगभग होते हैं, और जो फॉस्फोरस वगैरह इनके होते हैं सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और ये अपने पास में एसिडिक कैरेक्टर अपने पास में कुछ होता है कि Na2O ZNO अपने पास में सारे क्या एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट राइट जाने पे इंक्रीज होंगे। ठीक है जी। और यहाँ हाँ ये पॉइंट नोट है ना, इसको जरूर याद कर लेना कि अपने पास में क्या होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कई बार कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट आ जाता है यार, इसको ना जरूर याद कर लेना। बस 5-7 वैल्यूज है। हाँ जी, नोट्स में सारा लिखना पड़ेगा, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगा ना, मेहनत करे बिना कुछ थोड़े ना मिलेगा अपने को। मैं नोट्स ना चेक भी कर सकता हूँ आपकी कभी, तो ना सारा लिख के रखना, कभी भी चेक कर सकता हूँ नोट्स आपके मैं। और जो जो मैं क्लास में बोलता हूँ वो पॉइंट को जरूर, जैसे कि इस पॉइंट को मैंने सर्कल लगाया तो स्टार लगा लेना, या फिर कुछ आप जो भी हैशटैग वगैरह जो भी आपको मतलब होता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, तो वो चीज कर लेना उसमें। तो ये पॉइंट अपने पास में इंपॉर्टेंट है, जिसकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये कि मैं 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शन पूछेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है इनमें से, तो आपको बस ओनली पता होना चाहिए कौन सा है, तो उसको टिक कर सकते हो आप। हाँ जी प्रीतिंदर। सर वाटर भी तो सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही है। वाटर, यस सर। वाटर मतलब कह सकते हैं, बाकी मतलब हाँ एक तरह से वाटर भी कह सकते हैं कि ऑक्साइड नहीं है ना अपने पास में, वो ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ हाइड्रोक्साइड है या फिर वाटर अलग फॉर्म में आ गया। ऑक्साइड को डायरेक्ट नहीं बता, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बढ़ाता ना डायरेक्ट, उसके हाइड्रोजन सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मतलब बॉन्ड में रहता है सर। मतलब कि वहां पे H+ रिलीज होता है, एक OH- रिलीज होता है, यहाँ पे ऑक्साइड में ये थोड़ी ना होगा, H+ थोड़ी ना होता है, एसिडिक और बेसिक, ओके सर। है ना। तो ऑक्साइड्स हैं ये, ऑक्साइड्स डिफरेंट होते हैं थोड़े से। ओके सर। तो यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक आप जरूर याद रखना। और एसिडिक स्ट्रेंथ अपने पास में
ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सेम होता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा अपने पास में ऑक्साइड नेचर होंगे। वही है, मतलब नॉन मेटल से ऑक्साइड अपने पास में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा तो उसके ऑक्साइड भी क्या होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है, तो मतलब सेम चीज है। आप मेनली बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब हर जगह यूज होता है आपके, तो उसके हिसाब से आप इस चीज को ध्यान में रखना। हो सके ना आज 2-3 बार पढ़ लेना इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट को, मान लो मिनिमम 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको सभी को, मिनिमम 2 बार पढ़ना है। और ये अपने पास में कुछ ट्रेंड दे रखे हैं, तो इन ट्रेंड को आप पहले अपनी तरफ से बना के देखना, अपनी तरफ से क्या ट्रेंड बनते हैं, फिर आप इन ट्रेंड को देखना कि मेरा सही आया कि नहीं आया। तो क्योंकि जो थ्योरी पढ़ी उसी के हिसाब से सारा ट्रेंड बना रखे हैं, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए, तो एक बार प्रैक्टिस के लिए पहले आप खुद से लिख के देखना कि इनका ट्रेंड क्या आएगा, फिर बाद में आप चेक करना कि सही है या फिर नहीं है। ठीक है जी, आगे चले। उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AX, मतलब अपने पास में X होता है, हैलोजन होता है। X क्या होता है अपने पास में, हैलोजन होता है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हैलोजेंस होते हैं अपने पास में। कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 4 हैलोजेंस होते हैं। ये अपने पास में कोई भी कंपाउंड, अगर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा है A से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, X की ज्यादा है A से, मतलब कोई भी ए कंपाउंड, जैसे लिथियम ले लिया, बोरोन ले लिया, कोई भी कंपाउंड ना, तो ऐसा ए से ज्यादा है, तो उसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर से कराऊंगा, उसकी रिएक्शन वाटर से कराऊंगा, मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा, तो मेरे पास में हमेशा कंपाउंड क्या बनेगा, HX बनेगा। जैसे कि यहाँ पे BCl3 था, बोरोन की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज Cl से, तो यहाँ पे जो वाटर के से कराने पे मेरे पास में क्या बनेगा, HCl कंपाउंड बनेगा ही बनेगा, मतलब हमेशा HX बनेगा अगर अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है, ए कंपाउंड की कम है तो। ठीक है, तो यहां से अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसके हिसाब से बना सकते हैं। और नोमेनक्लेचर देखो, प्रीफिक्स क्या आता है अपने पास, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका प्रीफिक्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका सफिक्स आएगा। जैसे Cl2 है, तो Cl2 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है अपने पास में, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या क्या आएगा, ऑक्साइड आएगा, मतलब प्रीफिक्स सफिक्स आएगा, सफिक्स मतलब पीछे की तरफ आएगा। और जो, हाँ जी, हाइड्रोलाइसिस वाला बताते हैं आपको, एक मिनट, आप ये देख सकते हैं आप हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा अपने पास में, वही कि H+ और Cl- HX कंपाउंड बनेगा। X का मीनिंग है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन कोई भी हो सकती है, बस डिफरेंस देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अगर हैलोजन की ज्यादा है नॉर्मल एटम से, तो वहां पे HX कंपाउंड बनेगा ही बनेगा वाटर से रिएक्ट करवाने पे। ठीक है, और नोमेनक्लेचर में देखो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका सफिक्स आता है, सफिक्स का मतलब पीछे की तरफ आता है। जैसे क्लोरीन यहाँ पे आगे आएगा तो डाइक्लोरो सबसे पहले लिखा, फिर ऑक्साइड पीछे की तरफ। यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, सॉरी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो फ्लोराइड क्या आएगा पीछे की तरफ, डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन को पहले लिखेंगे। क्लोरीन की ज्यादा तो क्लोराइड बाद में आएगा, पहले आयोडीन आएगा ना, तो ऐसे अपने लिख सकते हैं। NH3 अपने पास में एक एक्सेप्शन है, इसलिए तो अमोनिया आप वैसे याद रखो तो ज्यादा बेटर होगा। तो ऐसे अपने नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड का, नॉर्मली अगर लिखना हो तो, कि अगर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको बाद में लिखते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, और डेंसिटी अपने पास में बची है, चलो आज तो नहीं हो पाएगा ये, डेंसिटी अपने कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी प्रणव। सर जो हमने एक्स लिए है वो हैलोजन लिए हैं, अगर कोई हैलोजन की जगह कुछ और ले ले तो कैसी रिएक्शंस होंगी? वो रिएक्शन तो बाद में पढ़ेंगे ना, हाइड्रोलाइसिस की सारी, मतलब यहाँ पे तो एक जनरल रिएक्शन थी वो बता दी मैंने आपको, वो रिएक्शंस आपके हर चैप्टर में आएगी। जैसे कि अभी ना रिएक्शंस ना अभी आनी स्टार्ट नहीं होगी, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में इतना रिएक्शन स्टार्ट होगी। जैसे कि आपका हाइड्रोजन चैप्टर है, वहाँ पे हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है सारी रिएक्शंस आएंगी। फिर आपने एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो भी रिएक्शन सारी आएंगी, मतलब जो चैप्टर पढ़ेंगे ना अपने, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, मतलब सारे ब्लॉक्स को पढ़ना है अपने को। हर ब्लॉक में जो उन एलिमेंट्स की जो रिएक्शंस होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, रिएक्शंस आती है हमेशा सारी, तो वो रिएक्शंस अपने पढ़ेंगे सारा, है ना। तो रिएक्शंस बाद में आएंगे, अभी नहीं आएगी। ये तो एक जनरल था कि अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे कैसे रिएक्शंस होती है। ओके सर, यस सर। हाँ जी, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। डेंसिटी आपको कल करेंगे, कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय, आप भी अपना ध्यान रखना। आज
आज कर देंगे फिर। अब क्लास टाइम 5 मिनट 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट में हो नहीं पाएगा, 2 पेज पड़े हैं अभी अपने पास में। कल कर देंगे, कल अपने कंप्लीट करके ना फिर बाद नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो कर लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, क्योंकि आगे भी क्लास है ना इसलिए। ओके बाय।